जो कंट्रोलिंग चैप्टर आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक में, और ये यूनिट नंबर 3 में कवर होता है बिजनेस स्टडी की। इसमें 3 चैप्टर है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, इसकी वेटेज नियर अबाउट 5 मार्क्स की पेपर में होती है। कंट्रोलिंग होता क्या है, इसे याद करने का तरीका। मैंने आप बच्चों को बोला कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा। कल मैं क्या करूँगा, आप लोगों का बच्चों टेस्ट लूँगा। मैंने स्टैंडर्ड दिया, क्या दिया, स्टैंडर्ड। मैंने कहा कल मैं आपका टेस्ट लूँगा, मुझे 10 में से कितने नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 10 में से 4 नंबर। मैंने स्टैंडर्ड दिया। 3 बच्चे हैं, एक है ए, एक है बी और एक क्या है, सी। मैंने स्टैंडर्ड दिया कि 10 में से कितने नंबर लेके आने सबको, 4। फिर मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी। क्या देखी, परफॉर्मेंस। एक बच्चे के 2 नंबर आए, एक बच्चे के 4 नंबर आए, एक बच्चे के 6 नंबर आए। एक बच्चे के 2 नंबर, एक के 4, एक के 6 नंबर। फिर मैंने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर किया परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड। कंपेयर किया परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। जिसके मैंने 4 नंबर बोले थे, कितने नंबर आए, 2। यानी कितने नंबर कम आए, -2। 4 नंबर बोले थे, 4 ही आए, तो सिचुएशन को एज इट इज़ छोड़ देंगे। 4 नंबर बोले थे, कितने नंबर आए, 6, यानी ज़्यादा है। परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड कितनी डिवीजन है, 2 की। तो जिसके ज़्यादा नंबर आए उस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जिसके, ठीक है, अब क्या हुआ, डेविशंस मेरे को पता चली। एक होती है नेगेटिव डेविशन और एक क्या होती है, पॉजिटिव डेविशन। एक है नेगेटिव, एक क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चों को बोले थे 4 नंबर लाने के लिए, एक के 2 नंबर आए, यानी उसकी डेविशन किस में है, -2। 4 नंबर बोले थे, 4 ही आए, एज इट इज छोड़ देंगे। 4 नंबर बोले थे, 6 नंबर आए, जितने बोले थे उससे ज़्यादा आए, यानी डेविशन क्या है, पॉजिटिव। अब बताओ, जिसके कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मैंने क्या किया, डेविशंस को एनालाइज किया। डेविशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। उसे क्या किया, एनालाइज किया। अब जिसके कम नंबर आ रहे हैं उस पर हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। जिसके जितने बोले थे उतने आए, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसके जितने बोले थे ज़्यादा मार्क्स आए उस पर क्या लेंगे, लीनियंट वे। क्या लेंगे, लीनियंट वे। तो ये हमने क्या किया, कंट्रोलिंग का प्रोसेस बनाया। कंट्रोलिंग के प्रोसेस को याद करने की शॉर्ट फॉर्म होती है SM कैट। क्या शॉर्ट फॉर्म में याद करने की, SM कैट। SM कैट में सबसे पहले S से क्या आता है, सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले S से क्या आता है, सेटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, स्टैंडर्ड को क्या करना, सेट करना। सेकंड, M से क्या होता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस। क्या होता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस। फिर C से कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। C से क्या होता है, कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। फिर A से क्या होता है, एनालाइज डेविएशंस। जो भी डेविएशंस आ रही हैं, यानी जो भी क्या आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, उन्हें क्या करना, एनालाइज करना। फिर T से क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। T से क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब एक एक पॉइंट को ज़रा ढंग से समझते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्टैंडर्ड को सेट करना। सबसे पहले कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड। हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो सुनना। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं, अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वो टारगेट होते हैं जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। कंपनी में जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों क्वांटिटिव स्टैंडर्ड, एक क्या होते हैं, क्वांटिटिव स्टैंडर्ड। कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, क्वांटिटिव स्टैंडर्ड। और एक होते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड।
एक होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और एक क्या होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और एक क्या होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब ये जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और एक क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, इन्हें क्या कहते हैं सुनना। हम लोगों को सेल करनी है 10,000 यूनिट्स की। कितनी यूनिट्स की सेल करनी है? 10,000 यूनिट्स की। तो इन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हमें कंपनी में गुडविल इम्प्रूव करनी है। क्या इम्प्रूव करनी है? गुडविल। हमें वर्कर को क्या करना है? मोटिवेट करना है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड वो होता है जिसे हम न्यूमेरिकल टर्म से मेज़र नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जिसे हम न्यूमेरिकल टर्म से मेज़र कर सकते हैं। तो कंपनी में दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक होता है क्वांटिटिव और एक क्या होता है? क्वालिटेटिव। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब कहता है जो कंपनी में स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होना चाहिए? मॉडिफाइड। सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाए? मॉडिफाइड हो जाए। तो पहला स्टेप समझ आया। हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? टारगेट होते हैं जिसके बेसिस पे परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? मेजर हो सकती है। कंपनी में स्टैंडर्ड दो होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक। पहला पॉइंट समझ आया, सेटिंग स्टैंडर्ड। सेटिंग स्टैंडर्ड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेकंड स्टेप क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना? मेजर करना। ये क्या कहता है? कहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मेजर कर रहे हैं वो किस में होना चाहिए? मेजरमेंट क्या पॉइंट है? मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को क्या करना? मेजर करना, या मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना? मेजर करना। कहता है जब भी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस किस में होनी चाहिए? रिलायबल मैनर में। किस में होनी चाहिए? रिलायबल मैनर में। रिलायबल मैनर का मतलब क्या होता है? इस तरह से हम परफॉर्मेंस को मेजर करें कि कंपेयर करना क्या हो? ईजी हो। प्रॉपर वे में हम परफॉर्मेंस को मेजर करें। ठीक है। और परफॉर्मेंस कब मेजर होगी? व्हेन टास्क इज़ कंप्लीटेड। जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो परफॉर्मेंस उसके बाद मेजर होगी। ठीक है जी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं वेयर एवर पॉसिबल परफॉर्मेंस कब मेजर हो सकती है? वेन एवर पॉसिबल इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। इट शुड बी डन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे भी हम इसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है। जब पॉसिबल हो, तो जब हम परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे भी मेजर क्या हो जाए? परफॉर्मेंस क्या हो जाए? मेजर हो जाए। ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस को मेजर करने के कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4। परफॉर्मेंस को मेजर करने के कितने मेथड हैं? 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से 4 मेथड होते हैं समझते हैं। ये 4 मेथड पेपर में आ भी चुके हैं। बहुत कम लोग इसे पढ़ के जाते हैं, आधों को पता भी नहीं होता। सबसे पहला मेथड होता है परफॉर्मेंस को मेजर करने का, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कौन सा मेथड होता है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। हाँ बच्चों, सबसे पहला मेथड क्या होता है परफॉर्मेंस को मेजर करने का? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं? जब बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसे पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं। बचपन में होता था, जब आप पढ़ रहे होते थे, जहाँ आप गलती करते थे टीचर वहीं चांटा धर देती थी, तो वो क्या होता थी? परफॉर्मेंस मेजर होती थी। पर्सनली टीचर आपको क्या करती थी? ऑब्जर्व। सेकंड तरीका क्या होता है? सैम्पल चेकिंग। सैम्पल चेकिंग कब यूज़ होती है? जब सारी आइटम होमोजीनियस होती है तो हम कुछ सैम्पल को जज करते हैं, उसके बेसिस परफॉर्मेंस क्या करते हैं? मेज़र कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा तरीका होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आप सबको पता है आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है जिसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस प्रेजेंट होती है पूरे साल की। सेम वे में कंपनी में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है जिसके बेसिस पे वर्कर की क्या होती है? प्रमोशन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और चौथा मेथड क्या होता है?
अकाउंटिंग रेशो, आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स की 3rd बुक में आप पढ़ते हो अकाउंटिंग रेशो चैप्टर। तो जो रेशो चैप्टर है ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कैसे नहीं। ये 4 मेथड होते हैं किसको मेज़र करने के, परफॉर्मेंस को मेज़र करने के। कहता है परफॉर्मेंस मेज़र जो करते हैं, ठीक है, 4 मेथड समझ आ गए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अकाउंटिंग रेशो। फिर कहता है कि जो भी हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं वो सेम उसमें होनी चाहिए, जो भी हम परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए जिसमें हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। अगर मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड दिया परसेंटेज में तो परफॉर्मेंस भी किस में मेजर होनी चाहिए, परसेंटेज में। अगर मैंने स्टैंडर्ड दिया तुम्हें ये केजीस में तो परफॉर्मेंस भी किस में होनी चाहिए, केजीस में। तो अगर सेम यूनिट में जिसमें स्टैंडर्ड होते हैं उसी यूनिट में अगर परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है तो कंपेयर करना क्या होता है, ईजी। कंपेयर करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो सेकंड स्टेप समझ आया। सेकंड स्टेप क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को क्या करते हैं हम लोग, मेज़र करते हैं। थर्ड स्टेप क्या आता है बच्चों, थर्ड स्टेप आता है कंपेयर। थर्ड स्टेप क्या आता है, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। क्या होता है थर्ड स्टेप, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है जी, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। किसके लिए, टू फाइंड डेविएशंस, टू फाइंड डेविएशंस, ताकि हमें क्या पता चल पाए, डेविएशंस पता चल पाए। डेविएशंस क्या होती हैं, डिफरेंस पता चल पाए कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में क्या डेविएशन है। ठीक है, तो इस स्टेप में हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। किसके लिए, टू फाइंड आउट द डेविएशंस। ठीक है जी, और कंपैरिजन करना इजी होता है। कंपैरिजन क्या होता है, इजी, अगर स्टैंडर्ड किस टर्म्स में होते हैं, क्वांटिटिव टर्म्स में। किस टर्म्स में होते हैं, क्वांटिटिव टर्म्स में। ठीक है, क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर स्टैंडर्ड होंगे तो कंपेयर करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टर्म्स में है तो कंपेयर करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इम्पोर्टेंट है बच्चों। फोर्थ स्टेप होता है एनालाइज डेविएशंस। क्या होता है फोर्थ स्टेप, एनालाइज डेविएशंस। कहता है डेविएशंस जो होती हैं, ठीक है, डेविएशन, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटी। कुछ ना कुछ डेविएशन तो होगी। सम डेविएशंस एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़, कुछ डेविएशन तो होगी परफॉर्मेंस। आपने जितने बोलोगे एग्जैक्ट सेम नंबर तो किसी के नहीं आएंगे। ठीक है नी, सम डेविएशन परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्टेड होती है, कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ डेविएशंस तो होगी ही होगी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, कुछ डेविएशंस की लिमिट फिक्स करते हैं। कुछ होती है एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। क्या होती है, एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस का मतलब अगर डेविएशन इस लिमिट के अंदर है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डेविएशन उससे ज़्यादा है तो उसे हमें अर्जेंटली क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डेविएशन इन, अगर डेविएशंस हो रही हैं इन की एरियाज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के की एरियाज में डेविएशंस हो रही हैं तो हमें अर्जेंटली उस पर क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अभी हम इसे कंसेप्ट को पढ़ेंगे भी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है जी, और जो इनसिग्निफिकेंट एरिया है उसके मुकाबले की एरियाज़ में ज़्यादा डेविएशन है तो कुछ होते हैं इनसिग्निफिकेंट एरिया। इनसिग्निफिकेंट एरियाज़ का मतलब जहाँ अगर हो भी जाएगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे टॉपिक को अभी हम पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल।
ये हमें बताता है कंपनी के लिए की एरिया कौन सा है और कंपनी के लिए इनसिग्निफिकेंट एरिया कौन सा है। इसके बाद डेविएशंस जो भी होती हैं की एरियाज में, उनको देख के उनके कोजेस पता लगाए जाते हैं कि की एरिया में जो डेविएशन हो रही है किस वजह से हो रही है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब बता रहे हैं, अब हम दो चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं इसी के अंदर, तो दोनों चीज़ें देखते हैं क्या होती हैं। देखो जी, सबसे पहले दो कंसेप्ट आएंगे एनालाइज डेविएशंस के अंदर। एनालाइज डेविएशंस के अंदर दो चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहला कवर होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कवर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या इसको नाम क्या देते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्या वर्ड आता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ठीक है, और एक वर्ड होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। एक क्या वर्ड होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, KRA, की रिजल्ट एरिया। क्या नाम देते हैं इसको, की रिजल्ट एरिया। अब इन दोनों पॉइंट को समझते हैं ये क्या कहते हैं। देखो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहती है, इसकी एक सबसे अच्छी लाइन है, वो याद रखना। इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, कंट्रोल नथिंग। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा, कंट्रोल नथिंग। बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये क्या कहता है, देखो जी, ठीक है, एन एफर्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोल नथिंग। अगर कंपनी को क्या करना चाहिए, लेबर की कॉस्ट अगर 2% से बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट है, अगर लेबर की कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, इसका एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, 2% से। अगर लेबर की कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, 2% से, तो वो तो एक्सेप्टेबल रेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन यानी इतने तक चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी तो नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे बढ़ती है। लेकिन अगर लेबर कॉस्ट कितनी हो गई, 5% से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 5% से, यानी मोर देन 2% हो गई, मोर देन 2% हो गई, तो किसके नोटिस पे लानी चाहिए, नोटिस टू दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नोटिस में लेके आओ, यानी टॉप लेवल को इंटीमेट करो कि लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एफर्ट्स करना चाहिए, यानी मैनेजर्स को अपना टाइम और एफर्ट बचाना चाहिए। उसे किस पे फोकस करना चाहिए, मैनेजर्स को अपना टाइम एंड एफर्ट्स सेव करना चाहिए, और उस पे उसको फोकस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशंस। जो डेविएशन सिग्निफिकेंट है उसी पे फोकस करना चाहिए, छोटे मोटे डेविएशंस पे उसे फोकस नहीं करना चाहिए। ये कहता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आप हर एक्टिविटी को अगर चेक करने की कोशिश करोगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कंट्रोल नथिंग। ठीक है, अगर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लिमिट फिक्स करनी चाहिए, एक्सेप्टेबल रेंज फिक्स करनी चाहिए। अगर आप एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज के ऊपर है तो किसको नोटिस करना चाहिए, मैनेजमेंट को बताना चाहिए, इंटीमेट करना चाहिए। ये कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये भी एक टेक्निक है, ये दोनों ही क्या है, टेक्निक है। किस चीज़ की है, आप पहली लाइन इन दोनों में लिख सकते हो, ये दोनों क्या है, टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है, मैनेजरियल कंट्रोल की। कंट्रोल करने की टेक्निक जो होती है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी होती है और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसे हम क्या बोलते हैं, की रिजल्ट एरिया कहते हैं। कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगी उसके की रिजल्ट एरिया पे। ठीक है, की रिजल्ट क्या होता है, सुनना, एग्जांपल से समझो की रिजल्ट एरिया क्या होता है। ठीक है,
कहता है इट इज़ नाइदर ईजी, ठीक है। क्या ईजी नहीं होता? हर एक्टिविटी को चेक करना। अगर आप हर एक्टिविटी को चेक करने की कोशिश करोगे तो आप चेक कर पाओगे? नाइदर इकोनॉमिकल नॉर ईजी टू चेक all the activities ऑफ बिजनेस। हर एक्टिविटी को चेक करना ना तो इजी होता है ना इकोनॉमिकल होता है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी सेट करती है जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल सुनना, एक है लेबर कॉस्ट और एक है पोस्टल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब बताओ कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट एरिया लेबर की कॉस्ट होगी, पोस्टल के एक्सपेंसेस। पोस्टल के खर्चे 15% से बढ़ रहे हैं और लेबर की कॉस्ट 5% से बढ़ रही है। कंपनी को मेन किस पे फोकस करना चाहिए? लेबर की कॉस्ट पे, पोस्टल एक्सपेंसेस पे? लेबर की कॉस्ट पे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि लेबर की कॉस्ट कंपनी के लिए मोर ट्रबलसम है एज कंपेयर टू पोस्टल एक्सपेंसेस। जो लेबर के खर्चे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू पोस्टल एक्सपेंसेस। तो कंपनी को किस पे मोर पोस्टल खर्चों से कंपनी को कोई फ़र्क पड़ेगा कि लेबर के खर्चों से फ़र्क पड़ेगा? लेबर के खर्चों से। तो कंपनी को फोकस किस पे करना चाहिए? फोकस मैनेजरल अटेंशन ऑन। मैनेजर की अटेंशन किस एरिया पे चाहिए होती है? इम्पोर्टेंट एरिया पे। इम्पोर्टेंट एरिया पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा? मोर यूटिलाइजेशन होगा किस चीज़ का? मैनेजरल टैलेंट का। बेटर यूटिलाइजेशन होगा किसका? मैनेजरल टैलेंट का। अगर वो छोटे चीज़ें जो कंपनी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उन पे अपना टाइम लगाता रहेगा और मेन एरिया पे फोकस नहीं करेगा, ठीक है जी। पोस्टल के खर्चे कंपनी के लिए छोटे खर्चे होते हैं, उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं। पोस्टल का मतलब कोरियर के खर्चे, ये सब खर्चे। लेबर का खर्चा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, तो मैनेजर को उस पर फोकस करना चाहिए ना कि पोस्टल के खर्चों पे। ये कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। समझ आ गया? ये कहता है कंपनी का की एरिया देखो क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, उस पर फोकस करो ना कि जो इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है उस पर। और मैनेजमेंट बाय कंट्रोल कहता है एक रेंज फिक्स करो। अगर आप उस रेंज के अंदर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज के ऊपर जा रहे हो तो किसको नोटिस देना चाहिए? मैनेजमेंट को। तो डेविएशन को एनालाइज जब करते हैं तो ये दो चीज़ों पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या आता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या वर्ड आता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। हमें क्या लेना चाहिए? करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। करेक्टिव एक्शन कब लेना चाहिए? उधर देखो, इफ़ डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट, इफ़ डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट, ठीक है। जैसे हमने फिक्स किया था कि लेबर के खर्चे अगर 2% तक बढ़ेंगे, ठीक है। अगर 2 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमें उस पर क्या लेना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन, ठीक है। और नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। करेक्टिव एक्शन कब लेंगे? करेक्टिव एक्शन कब लेंगे? जब डेविएशन क्या है? लिमिट से ऊपर है, ठीक है। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ डेविएशंस विद इन द लिमिट है। अगर डेविएशन किसके अंदर है? लिमिट के अंदर है, तो हमें कोई करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन डेविएशन अगर लिमिट से ज़्यादा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड में भी रिवाइज, स्टैंडर्ड को हम रिवाइज भी करते हैं। अगर हमारे को कैसे पता चलेगा मेरे स्टैंडर्ड सही हैं कि नहीं है? जब हम करेक्टिव एक्शन का स्टेप लेते हैं तो कई बार हमें स्टैंडर्ड क्या करने पड़ते हैं? रिवाइज करने पड़ते हैं। इफ़ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड, इफ़ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड, अगर डेविएशन करेक्ट नहीं है
इफ़ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड तो स्टैंडर्ड्स को क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिवाइज। किसके थ्रू रिवाइज करना चाहिए, थ्रू मैनेजरियल एक्शन। किसके थ्रू, मैनेजरियल एक्शन के थ्रू। यानी अगर डेविएशन, इफ़ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन तो हमें स्टैंडर्ड को ही क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो डेविएशन कंपनी में किस किस वजह से हो सकती है, कॉजेस ऑफ डेविएशंस, किस किस वजह से डेविएशंस होती हैं और क्या करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। एग्जांपल पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले अगर डिफेक्टिव मटेरियल है, अगर मटेरियल क्या है, डिफेक्टिव है बच्चों, मटेरियल क्या है, डिफेक्टिव, तो हमें क्या करना चाहिए, करेक्टिव एक्शन, क्वालिटी को क्या करना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, कि हम इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। डिफेक्टिव अगर मटेरियल, अगर डिफेक्ट किस में है, मशीनरी में है। अगर डिफेक्टिव मटेरियल है, मेरा मटेरियल ही ख़राब है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्वालिटी फिक्स करना चाहिए, मैं इसी क्वालिटी का मटेरियल बनाऊंगा या रॉ मटेरियल ख़रीदूँगा। ठीक है। अगर डिफेक्टिव मशीन है, अगर मशीन में डिफेक्ट आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। रिपेयर करना चाहिए किसको, एग्जिस्टिंग मशीन। रिपेयर करना चाहिए किसको, एग्जिस्टिंग मशीन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर मेरी मशीन ऑब्सोल्यूट है, ऑब्सोल्यूट का मतलब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी चाहिए, यानी न्यू मशीन को लाना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अगर मेरे प्रोसेस में डिफेक्ट है तो प्रोसेस को क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। क्या कर दो, प्रोसेस को क्या कर दो, मॉडिफाई। और अगर मेरे डिफेक्ट है फिज़िकल कंडीशन में तो उसे इम्प्रूव करो। डिफेक्ट किसके अंदर है, फिज़िकल कंडीशंस के अंदर है, वर्क के, यानी वर्किंग कंडीशन में डिफेक्ट है तो आप क्या करो, उसे इम्प्रूव कर दो, उसमें मॉडिफाई कर दो फिज़िकल वर्किंग कंडीशंस को। यहाँ तक समझ आ गया। ये पूरा क्या था, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। क्या था, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। अब इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इसे याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इफ़ जेम। क्या है, कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस को याद करने की शॉर्ट फॉर्म इफ़ जेम। क्या है, इफ़ जेम। इफ़ जेम में क्या होता है, सुनो। देखो बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इसको याद करने का तरीका क्या है, इफ़ जेम। क्या तरीका याद करने का, इफ़ जेम। इफ़ में आई से सबसे पहला आता है इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्या वर्ड है, इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। कहता है जब भी हम वर्कर को कंट्रोल करते हैं, जब भी हम वर्कर को क्या करते हैं, कंट्रोल, तो उससे सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इम्प्रूव होता है एम्प्लॉय की मोटिवेशन। कैसे होता है, ठीक है। एम्प्लॉय को एडवांस में पता होता है व्हाट, एम्प्लॉय को क्या होता है, एडवांस में पता होता है, क्या चीज़ पता होती है एडवांस में, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। उन्हें क्या काम करना है उन्हें पहले ही पता है, उसे स्टैंडर्ड दे दिया गया क्या करना है। तो जब उससे वर्कर्स की, जब हम पहले ही उसे बता देते हैं उसे क्या करना है, तो उससे क्या होता है, जो वर्कर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। क्यों, उसे पता है उसे अप्रेज किया जाएगा। दे नो दे विल बी अप्रेज्ड। अप्रेज का मतलब उसे क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। जब उसे एनालाइज किया जाएगा तो वो वर्कर क्या करेगा, बढ़िया परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा, करेगा। ठीक है। डिसमोटिवेट, ये उसे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा और उसकी परफॉर्मेंस, एंड हेल्प्स
टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जब मैं तुम्हें पहले ही बोल दूंगा तुम्हारे को इतने नंबर लेके आने हैं टेस्ट में, पहले ही बोल के भेजूंगा, तो तुम्हें पता है तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक होगी, तो तुम बढ़िया परफॉर्म करोगे और क्या होगे, मोटिवेट। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये किसको करती है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को क्या करती है, इम्प्रूव करके चलती है। लाइन्स समझ आ रही है जो की लाइन्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एफ से क्या आता है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। क्या करती है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कौन कोऑर्डिनेशन करके चलती है वो सुनो, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप सबको पता है, जब हम सबको एक साथ लेके चलते हैं तो कंट्रोलिंग साफ को कोऑर्डिनेट कैसे करके चलती है उसके बारे में समझते हैं। कहते हैं ईच डिपार्टमेंट एंड वर्कर्स, ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ हर एम्प्लॉय, सबको पता होता है उनके क्या स्टैंडर्ड है, इज़ गवर्न्ड बाय प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड। सबको पता है उनके क्या स्टैंडर्ड है क्या नहीं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के, हर एम्प्लॉय के अपने खुद के क्या होते हैं, प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, ठीक है। प्री डिटरमिन्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। जब उन सबके स्टैंडर्ड प्री डिटरमिन्ड होते हैं तो सारे आपस में क्या करके चलते हैं, कोऑर्डिनेट विद वन अनदर। सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ क्या करके चलते हैं, कोऑर्डिनेट। अगर सेल किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन पे। सेल किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, परचेज पे। तो जब सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या हो पाएगा, एक्म्प्लिश्ड। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो पाएगा, एक्म्प्लिश्ड हो पाएगा। एक्म्प्लिश्ड का मतलब अचीव हो पाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी जब सारे मिलके काम करेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट, जे से जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। क्या है, जे से जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब मेरे जो स्टैंडर्ड हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं, मेरे जो स्टैंडर्ड हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। देखो कहता है गुड कंट्रोल सिस्टम, गुड कंट्रोल सिस्टम वही होता है जो ये भी चेक करता है कि मैनेजमेंट को वेरीफाई करता है कि मैनेजमेंट को किस चीज़ में वेरीफाई करता है कि उनके जो स्टैंडर्ड हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं। मैनेजमेंट टू वेरीफाई whether the standard sets are accurate, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है। तो ये सारे हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये हमें कैसे पता चलेगा और कौन से स्टेप में पता चलता है। तुमने पढ़ा था टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसमें हम देखते थे हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की जरूरत है कि नहीं। तो हमें लास्ट स्टेप, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कौन सा स्टेप हमें हेल्प करता है कि हमारे स्टैंडर्ड एक्यूरेट है कि नहीं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, हम केयरफुल चेक करते हैं चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। केयरफुल क्या करते हैं, चेक करते हैं चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस खूब ज़्यादा हो रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने स्टैंडर्ड्स को भी एनवायरनमेंट के हिसाब से रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। एनवायरनमेंट में क्या आ रहे हैं, चेंजेस। तो एनवायरनमेंट में चेंजेस को देखते हुए हम अपने स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं, रिव्यू और क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड। हम रिव्यू और रिवाइज करते हैं किसको, स्टैंडर्ड को। किसके हिसाब से रिव्यू और रिवाइज करते हैं स्टैंडर्ड्स को, इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को भी क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड समझ आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ए से
ए से क्या आता है, एक्म्प्लिशमेंट ऑफ, क्या वर्ड आता है ए से, एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हमारे जो गोल्स हैं वो सही बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, ये हमें कौन बताता है, कैसे पता चलेगा जो मेरे गोल्स हैं वो सही हैं कि नहीं। एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल यानी मेरे जो गोल्स हैं वो सही हैं कि नहीं, मुझे किससे पता चलेगा, कंट्रोलिंग से। किससे पता चलेगा, कंट्रोलिंग में। देखो मैंने कंट्रोलिंग से पता चला स्टैंडर्ड सही है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करता है, कंट्रोलिंग गोल्स को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, ये मेज़र करता है प्रोग्रेस को, हमारी क्या करता है, मेज़र करता है किसको, प्रोग्रेस को, कि प्रोग्रेस जो है वो गोल्स को अचीव करने में हो रही है कि नहीं। और किसके लिए, मेज़र द प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल। और इफ़ डेविएशन, अगर उसमें कोई ना कोई क्या आ रही है, डेविएशन आ रही है, तो डेविएशन का क्या देखते हैं, कोजेस फाइंड आउट करते हैं कि डेविएशन क्यों आ रही है। और डेविएशन के कोजेस फाइंड करने के बाद हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। डेविएशन के कोजेस देखने के बाद हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद हमें पता चल पाता है, कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक। हम क्या करते हैं, किस पे लेके आते हैं उसे, राइट ट्रैक पे लेके आते हैं। किसको, वर्कर्स को। पहले उनकी प्रोग्रेस देखते हैं, प्रोग्रेस गोल पे है कि नहीं, अगर डेविएशंस है तो किस वजह से, और उन पे क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस। और वर्कर्स को कहाँ पे लेके आते हैं, राइट ट्रैक पे लेके आते हैं, सो डैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या हो पाए, अचीव हो पाए। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव, क्योंकि गोल्स तभी अचीव हो पाएंगे जब हम डेविएशंस के बाद उन पे क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है। फिर एम से क्या था, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्या बढ़ाता है, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलेगा। कहता है कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, कंट्रोलिंग किसको रिड्यूस करता है, वेस्टेज। कंट्रोलिंग किसको रिड्यूस करता है, वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ। कंट्रोलिंग किसको रिड्यूस करता है, वेस्टेज को। कंट्रोलिंग किसको रिड्यूस करता है, वेस्टेज और स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम वर्कर्स पे कंट्रोल करते हैं तो वेस्टेज जो होती है वो रिड्यूस होती है, स्पॉइलेज क्या होती है, रिड्यूस होती है। एज ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद, हर एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है इन अकॉर्डेंस विद, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कंपनी में वो परफॉर्म हो रही हैं किसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म। कहता है कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम हर एक्टिविटी को बताते हैं इस तरीके से परफॉर्म होनी है स्टैंडर्ड से, जिसके थ्रू वेस्टेज और स्पॉइलेज क्या होती है, रिड्यूस होती है। जब वेस्टेज और स्पॉइलेज रिड्यूस होंगी तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा किसका, रिसोर्सेज का। और रिसोर्सेज आर यूज इन अ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट पॉइंट देखो बच्चों, लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट क्या होता है कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस का। देखो, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इंश्योर ऑर्डरिंग एंड डिसिप्लिन। कहता है कंट्रोलिंग के थ्रू कंपनी के अंदर क्या मेंटेन होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन। इससे एटमॉस्फेयर बनता है। किस चीज़ का एटमॉस्फेयर बनता है बताओ, जब हम वर्कर्स पे कंट्रोल करके चलते हैं तो किस चीज़ का एटमॉस्फेयर बनता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का। किस चीज़ का, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे होता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो बच्चों, कहते हैं जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज क्या होता है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर।
किसका डिसऑनेस्ट बिहेवियर मिनिमाइज होता है? ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज़। जो एम्प्लॉई का डिसऑनेस्ट बिहेवियर है वो क्या होता है? रिड्यूस। क्यों? जब हम वर्कर पे कंट्रोल करके चलेंगे तो उनका जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है क्या होगा? मिनिमाइज होगा। जब उनका डिसऑनेस्ट बिहेवियर मिनिमाइज होगा, क्यों मिनिमाइज होगा? क्योंकि क्लोज चेक होगा उनकी हर एक्टिविटीज़ पे। क्लोज चेकिंग ऑन देयर एक्टिविटी, उनकी हर एक्टिविटी क्या होगी? चेक होगी। जब उनकी हर एक्टिविटी चेक होगी तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर एम्प्लॉइज़ का क्या होगा? मिनिमाइज, और वर्कर्स की परफॉर्मेंस क्या होगी? इम्प्रूव होती जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया? तो शॉर्ट फॉर्म क्या थी? इफ़ जेम। क्या थी? इफ़ जेम। आई से क्या था? इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। एफ से क्या था? फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। जे से क्या था? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है जी। ए से क्या था? एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एम से क्या था? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और लास्ट क्या था? इसे इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। लास्ट टॉपिक देखना। अब आता है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम जानते हैं बच्चों। मैंने आप लोगों को क्या बताया था उसको समझना। देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन क्या होता है। मैंने आपको कहा कल के टेस्ट में आपको 10 में से कितने नंबर लाने हैं? 4 नंबर। कितने नंबर लाने हैं? 4। अगर यही ना हो क्या मैं कंट्रोल कर पाऊँगा? नहीं। तो कल के टेस्ट में 10 में से कितने नंबर लाने हैं? 4। ठीक है। तो बताओ बिना प्लानिंग के क्या कंट्रोलिंग हो सकती है? तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है? कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग किस पे डिपेंड करता है? स्टैंडर्ड पे। और स्टैंडर्ड किसका पार्ट होता है? प्लानिंग का। कि कल के टेस्ट में कितने नंबर लाने हैं? 4 नंबर। ठीक है जी। यानी हमें एक चीज़ पता चल गई, विदाउट स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कोई बेस नहीं है कंट्रोलिंग का। तो विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग क्या है? ब्लाइंड है। उसे ये नहीं पता उसे क्या करना है क्या नहीं करना। सेकंड पॉइंट, मैंने वर्कर को स्टैंडर्ड दे दिया कल के टेस्ट में कितने नंबर लाने हैं? 10 में से 4। प्लानिंग दे दी, लेकिन अगर मैंने वर्कर्स पे कंट्रोल नहीं किया क्या वो अचीव हो जाएंगे? वो अचीव हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? जब तक प्लान दे देंगे कंट्रोल ही नहीं करेंगे क्या वर्कर परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस। प्लानिंग कर ली बिना कंट्रोलिंग के तो वो क्या है? मीनिंगलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग का कोई यूज़ नहीं है। क्यों? कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल कंफर्म करता है। कंट्रोल क्या करता है? इवेंट्स को परफॉर्म करता है किसके अकॉर्डिंग? इवेंट कन्फर्म्स टू दी प्लान्स। यानी कंट्रोल क्या करता है? चेक करता है कि जो परफॉर्मेंस ऑफ प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। फिर कहते हैं जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग किस नेचर का होता है? प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। प्लानिंग किस नेचर का होता है? प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर क्या होता है वो सुनो। कहता है प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, जबकि कंट्रोलिंग क्या होता है? इवैल्यूएटिव होता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? इवैल्यूएटिव, जबकि प्लानिंग क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लानिंग प्रिस्क्राइब करता है कि हमें क्या अचीव करना है। प्लानिंग क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है हमें क्या अचीव करना है। और कंट्रोलिंग क्या करता है? ट्रांसलेट करता है उसे किस में? एक्शन में। ये ट्रांसलेट करता है इनटू एक्शन। इवैल्यूएट करता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है? एक्शन में। मैंने कहा कल के टेस्ट में 10 में से कितने नंबर लाने हैं? 4। तो प्लानिंग किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। कंट्रोलिंग भी पास्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखना, कहता है जो प्लानिंग है, मैंने कहा कल के टेस्ट में 10 में से कितने नंबर लाने हैं? 4। तो प्लानिंग फ्यूचर के लिए की आती है? पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। कंट्रोल जो होता है पास्ट एक्सपीरियंस को देख के किसके लिए की आती है? फ्यूचर के लिए। तो कहता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या होते हैं? बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। बोथ आर
फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों किसके लिए किए जाते हैं? फ्यूचर के लिए। प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। प्लान्स किसके लिए बनाए जाते हैं? प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। प्लान्स किसके लिए बनाए जाते हैं? फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। और कंट्रोल किया जाता है किसको देख के? पास्ट एक्सपीरियंस को देख के। किसके लिए किया जाता है? इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। कंट्रोल किसको इम्प्रूव करता है? फ्यूचर की परफॉर्मेंस। आज करूँगा कंट्रोल तो नंबर आ जाएंगे, फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर में। तो कंट्रोल इम्प्रूव करता है किसकी परफॉर्मेंस को? फ्यूचर की। ठीक है, दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है और दोनों क्या होते हैं? लुकिंग बैक भी। प्लानिंग और कंट्रोलिंग पीछे को भी देखते हैं और आगे को भी। पीछे कैसे? जब हम प्लान बनाते हैं किसको देख के बनाते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस को। और जब हम कंट्रोल करते हैं किसको देख के कंट्रोल करते हैं? जो पास्ट परफॉर्मेंस है। तो एक क्वेश्चन आता है, राजीव कहता है कि प्लानिंग लुकिंग अहेड है, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। ठीक है, जबकि संजीव कहता है कि संजीव कहता है कि प्लानिंग लुकिंग बैक है, कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड है। बताओ दोनों में से कौन करेक्ट है? दोनों ही पार्शली करेक्ट है, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत क्या होते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग भी होते हैं और बैकवर्ड लुकिंग भी। यहाँ तक समझ आ गया? दोनों क्या है? पार्शली करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर हमारा ऑलरेडी तैयार हो गया इसी से। सबसे पहला नेचर या करेक्टरिस्टिक्स बताओ जी, क्या होती है कंट्रोलिंग की नेचर करेक्टरिस्टिक? पहली चीज़, कंट्रोलिंग क्या होती है? गोल ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। कौन सा पॉइंट लिखोगे? गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, बोला पॉइंट उठा। ठीक है जी। कैसे गोल ओरिएंटेड होता है? परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब सबको पता है, जो हर लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है जी। और कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। कंट्रोलिंग कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक लाइन है इसके अंदर बहुत है, कंट्रोलिंग इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज़ नॉट अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग कभी भी मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन नहीं। कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है, कभी भी लास्ट ख़त्म नहीं होती। ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद दोबारा क्या आता है? प्लानिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है जी, ये क्या है? लुकिंग बैक। ये लुकिंग बैक भी है और क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग भी। यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आगे को भी देखते हैं और पीछे को भी। दोनों क्या देखते हैं? आगे को भी देखते हैं और पीछे को भी। कहते हैं कंट्रोलिंग क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, कभी ख़त्म नहीं होता। कंट्रोल करते हैं, उसके बाद दोबारा प्लान बनाते हैं, आगे के लिए क्या करते हैं? फिर कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये पूरा चैप्टर समझ आ गया? पूरा कौन सा था? कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग का मीनिंग देखो तो उसके प्रोसेस से मीनिंग बन जाएगा। कंट्रोलिंग क्या चेक करता है कि जो प्लान्स हैं, परफॉर्मेंस है, वो प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। क्लियर है? चलो ओके। इसकी केस स्टडी की अलग से वीडियो है, वो भी देख लेना। बाय बाय।